today's session basically we are going to talk about the concept of TDS, that is tax deduction at source, as well as the related concepts to the same, and then finally we will move on to the next domain of advanced tax as well in the coming session specifically. So basically the sections that cover this mechanism is related to section 192 until section 206 of the income tax act specifically. So basically what exactly is this TDS, that is the word tax deducted at source. So as we know, under the framework of income tax law, tax can be collected in 4 different ways primarily. It could be as deduction at source, that is TDS, or TCS as we call it. Although the two are two different things. TCS is basically deducted by the seller of goods while making payments to firm and so on, while TDS is in relation to any payments made by company or any entity or by individuals under certain prescribed circumstances only. If for example the amount exceeds a particular threshold and so on. Oftenly these two terms are being used interchangeably as well as invariably as well. However, there stands to be a slight differentiation among the same. Then the second method is as a form of advanced tax, then self-assessment tax, खुद की assessment analysis करके अपने tax pay कर रहे हैं, and finally in tax which is based on assessment which has been made through a demand notice. A demand notice has been served on the assessee or the individual concerned, and then assessment has been made. So these are the 4 different primarily ways in which the tax law specifies collection of tax to be focused upon, or rather work upon. And the TDS, as we can say, is one of the most primarily form of collection of income tax. So basically what exactly is this? TDS is basically, it has to be specified or deducted under specified circumstances only. It is basically to be deducted by the person who is responsible for making payment. So जो इंसान, कंपनी, जो इंडिविजुअल, HUF, एंटिटी, कोई और भी जो पेमेंट कर रही है और वो रिस्पॉन्सिबल है TDS डिडक्ट करने के लिए कुछ उस अमाउंट का एज अ परसेंटेज ऑफ दैट अमाउंट जो वो पेमेंट कर रही है उसको एज अ TDS डिडक्ट करने के लिए, कि वो 10% हो सकती है, 15% हो सकता है, 5% हो सकता है, 20% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस कंटिजेंसीज, कि अगर पैन नंबर दिया हुआ है तो 10% हो जाएगा, अगर पैन नंबर नहीं दिया तो 20% हो जाएगा. सो जितनी अमाउंट की पेमेंट हो रही है उसका एक प्रोपोर्शनेट, एक फिक्स्ड परसेंटेज जब हम पहले ही आउटराइटली डिडक्ट कर लें एज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, सॉर्ट ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो उसको बोला जाता है TDS. एंड इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी अमाउंट विच इज बीइंग पेड टू ईदर द रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट. सो चाहे वो रेजिडेंट को पे आउट किया जा रहा है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स को पे आउट किया जा रहा है वो अमाउंट, सो दोनों ही केसेस में TDS एप्लीकेबल होगा. अब इसका फ़ायदा क्या होगा बेसिकली, या कैसे एप्लीकेबल होगा TDS, अगर उसकी हम बात करें तो जो उस साल के टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब होंगे फाइनेंस एक्ट में, उन्हीं के अकॉर्डिंगली TDS डिडक्ट किया जाएगा. 10%, 5% और वट एवर द क्राइटेरिया कुड बी. इट शैल बी इन रिलेशन टू द टैक्स रेट्स और TDS रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. देन अगर हम बात करें नॉर्मली किन केसेस में TDS हम डिडक्ट करते हैं, किन इनकम्स में से, उन केसेस में जब हम वी आर एबल टू एंटिसिपेट द टोटल क्वांटम और अमाउंट ऑफ इनकम वेल इन एडवांस. सो जब जो ओवरऑल इनकम जो एडवांस में मिलनी है या जो मिलने वाली है फ्यूचर में, उसको एक वेल इन एडवांस वी कैन हैव एन एंटिसिपेशन अबाउट द सेम, अबाउट द अमाउंट ऑफ द सेम, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस TDS इज टू बी लेविड. देन स्पेसिफाइड केसेस कौन से हैं वो जब TDS एप्लीकेबल होता है. ब्रॉडली अगर हम बात करें, सैलरीज के केस में अगर प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा सैलरी पे आउट हो रही है तो TDS डिडक्ट होगा. कोई इंटरेस्ट अमाउंट इनकम मिल रही है, किसी को डिविडेंड मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है किसी और तरीके से एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कोई कैजुअल इनकम्स हो गई, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कोई पेमेंट्स को कॉन्ट्रैक्टर्स को कर रहे हो आप पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे, उनसे कोई कंस्ट्रक्शन काम, कोई और काम, मेंटेनेंस काम, तो उनको अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही है अबव अ थ्रेशोल्ड लिमिट तो उस केस में TDS डिडक्ट होना है जितनी पेमेंट हो रही है. इंश्योरेंस का कमीशन पे किया जा रहा है तो उस पर TDS डिडक्ट होगा. विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, एनी सम पेड टू नॉन रेजिडेंट. सो इन बेसिकली इन ऑल दीज स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस TDS शैल बी लेविड एज वेल एज डिडक्टेड.
देन अगर हम बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस एज वी टॉक्ड इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय विच अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल पेमेंट इज डिडक्टेड वेल इन एडवांस बाय द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द particular payment. And such amount is deposited well in time to the government of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली, और गवर्नमेंट अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाता है। गवर्नमेंट को इसका क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है कि रेगुलर कैश फ्लोज मिल रहे हैं। अदरवाइज साल के बाद असेसमेंट होनी है, तब उस पर टैक्स लगना है, तब उस पर अमाउंट मिलना है। बट टीडीएस की फॉर्म में, क्वार्टरली फॉर्म पे पहले ही एडवांस में कैश फ्लोज गवर्नमेंट को कंसिस्टेंट कैश फ्लोज मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो टीडीएस का मैकेनिज्म है, ये सिमिलर मैकेनिज्म है जैसे कई कंट्रीज़ में विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल किया जाता है, जहाँ पर एक परसेंटेज एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर कोई पेमेंट हो रही है तो एक उसका प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट और पार्ट जो है एज अ विद होल्डिंग टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है। सो दिस टीडीएस मैकेनिज्म रिफ्लेक्ट्स अ वे सिमिलैरिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट विद होल्डिंग टैक्स. Then as we talked, it ensures regular inflows of cash to the government. It also acts as a powerful instrument in tackling tax evasion as well as expanding the tax net. कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो अदरवाइज रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, बट अगर प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा उसको साल का पेमेंट्स आ रही हैं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट पहले ही हो जाएगा। उससे क्या होगा? टैक्स इवेजन को कम होगी, टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगेगा कि इस पर्सन को इतने अमाउंट से ज़्यादा पेमेंट्स आ रही हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फाइलिंग द टैक्स रिटर्न. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्टिंग एज एन वेरी वैलिड इंस्ट्रूमेंट इन एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट, दैट इज द टैक्स बाउंड्री. सो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? वेल इन एडवांस टैक्स कलेक्ट हो जाएगा ऑन ऑल दीज काउंट्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट कैश फ्लोज टू द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज एक्सपेंडिंग द टैक्स पेयर्स नेट. सो टीडीएस डिडक्ट कब करना है? अब क्वेश्चन आता है, या तो जब पेमेंट हो रही है तब डिडक्ट किया जा सकता है, या जब वो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तब डिडक्ट किया जा सकता है. फाइनल अमाउंट इट कुड बी इन द क्रेडिटेड इन द फॉर्म ऑफ चेक और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ net NETS, NEFT फॉर एग्जांपल, RTGS एंड सो ऑन. पेमेंट अगर कैश में हो रही है तो पेमेंट के टाइम पे, अदरवाइज जब अमाउंट क्रेडिट हो रहा है तब डिडक्ट कर देना. देन अगर अब कोई पर्सन जिसको रिक्वायर्ड है लॉफुली कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता या लेट डिडक्ट करता है, या डिडक्ट करने के बाद लेट अपने पास ही रख लेते हैं, गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाते, तो उसके केस में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ पेनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस पर्सन को फेस करने पड़ सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो जो अमाउंट जो डिडक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं करवाया, उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है. देन जो एक्सपेंसेस, अगर वो कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, अगर वो एक्सपेंसेस कुछ उसने क्लेम करने थे तो वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं करने दिए जाएंगे. सो एज यू कैन रिकॉल इफ़ यू आर एबल टू डू इट, जब हमने बिजनेस और प्रोफेशन का हेड किया था तो वहाँ पर सेक्शन 40 सब सेक्शन ए क्लॉज ये पड़ा था, और अगर जो है वो एक्सपेंसेस जो है उस केस में अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो डिसअलाउ हो जाएंगे. देन जैसे हमने नॉन रेजिडेंट के केस में भी किया था कि अगर उनको कोई पेमेंट की जा रही है, अगर उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो वो उसको आप अपना एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते. देन पेनल्टी लग सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, जेल जा सकते हो, जुर्माना लग सकता है. सो अंडर सेक्शन 271C एज वेल एज 276B. देन अगर लेट डिपॉजिट कर रहे हो टीडीएस, जो फर्स्ट पार्ट था, तो उस केस में इंटरेस्ट पेनल्टी क्या है? इंटरेस्ट दो सर्कमस्टांसेस में पेबल है. सबसे पहले अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया जब डिडक्ट करना ज़रूरी था, और सेकंड डिडक्ट कर लिया बट वो डिपॉजिट नहीं करवाया गवर्नमेंट को, केसेस में इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो टैक्स पे टीडीएस पे अमाउंट पे लगेगी. सो कितनी होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है? बेसिकली 1% लगेगा अगर टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने उस पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया. और अगर डिपॉजिट लेट करवाया, ठीक है, जिस डेट को डिपॉजिट करना था, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी थी, अगर वो नहीं करवाई, लेट डिपॉजिट करवाया, सो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट शैल बी 1.5%. और अगर फर्दर डिले होता है तो उसके केस में 3% के हिसाब से फॉर ईच सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड. देन डिसअलाउंस की हमने बात की कि कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो एज एक्सपेंडिचर क्लेम करना अलाउ नहीं किए जाएंगे अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और डिपॉजिट नहीं करवाया ऑन टाइम. सो वो कौन कौन से हैं? बेसिकली अगर एक्सपेंसेस जो हैं वो, जैसे हमने सेक्शन 40A के अंदर बात की, तो उन केसेस में उन एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर अलाउ करना अलाउड नहीं माना जाएगा.
देन अगर उसके बाद वो लेट वो फाइल कर दिए गए तो उस केस में जिस साल टीडीएस डिपॉजिट करवाया, जब डिपॉजिट करवाया, तब उन एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर सकते हो। देन सेक्शन 197 की अगर हम बात करें, वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी एक नील टैक्स रेट पे या ज़ीरो टैक्स रेट ऑफ टीडीएस डिडक्शन फाइल करना। इसको बेसिकली टीडीएस की एग्जम्पशन भी कहा जाता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस स्ट्राइक करती है बिटवीन टैक्स पेयर्स रिक्वायरमेंट एज वेल एज दैट ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को रिकॉल होगा तो अभी कोरोना की जो वैक्सीन है उसके कॉन्टेक्स्ट में डिबेट भी चल रही थी कि कई कंपनीज ने, कई लोगों ने कहा कि इसको जो है इस पे जीएसटी ज़ीरो कर देना चाहिए। बट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हेल्ड दैट कि अगर हम इस पे जीएसटी ज़ीरो कर देंगे वैक्सीन पे तो लोगों को शायद ये महंगी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो सामान जो उन्होंने खरीदा जिससे वो वैक्सीन बना रहे हैं, जिस बॉटल में वो डाल रहे हैं, जिस मशीनरी को वो यूज़ करके वैक्सीन उसमें जो प्लांट में लगा रहे हैं, सो उन सब चीज़ों पे तो जीएसटी पे किया गया। जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वैक्सीन के लिए, सो उन पे तो जीएसटी पे किया गया है। सो वो उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे जो वैक्सीन वाले हैं। अदरवाइज़ अगर जीएसटी वो पे कर रहे हैं, हम उस वैक्सीन पे लगा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सो एक सोल्यूशन दिया गया था कि आप उस पर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो सप्लाई रेट होता है उसको चार्ज कर लो। सो बेसिकली नील टीडीएस की आप 1%, 0.5% कुछ भी लगा लो। सो उससे क्या होगा, यहाँ ज़ीरो लगा लो। उससे क्या होगा कि वो आईटीसी अपना इनपुट टैक्स जो पहले वो पे कर रहे हैं जीएसटी, वो भी क्लेम कर सकेंगे और ओवरऑल टैक्स रेट का जो है इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसी तरह टीडीएस के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको एप्लीकेबल किया जाता है और उसको बोला जाता है टीडीएस एग्जम्पशन। और when the amount of rate to be charged on TDS is nil or too low a tax rate, then it is also qualified to be this segment under section 197. then अगर हम बात करें पेनल्टी की, हमने बात की थी कि अगर किसी को टीडीएस डिडक्ट करना है और उसने वो he or she failed to deduct or the company failed to deduct the TDS, सो उस केस में सेक्शन 271C एप्लीकेबल होता है। पेनल्टी लगती है। क्या पेनल्टी लगती है उसके अंदर? अगर वो पर्सन जो कि लाइबल था उसने वो टैक्स नहीं डिडक्ट किया अंडर चैप्टर 17B, सो उस केस में उसको पेनल्टी लगेगी। जितना टैक्स था, टीडीएस अमाउंट था, उतना ही जितना टैक्स अमाउंट बनता था उतनी ही उसको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और ये पेनल्टी कौन चार्ज कर सकता है? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर है, वही ये पेनल्टी चार्ज कर सकता है। देन अगर हम बात करें प्रोसिक्यूशन की, हमने बात की थी, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, सज़ा मिल सकती है अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टाइम पे डिपॉजिट नहीं करवाया। उसके लिए सेक्शन 276B एप्लीकेबल है। और ये सेक्शन क्या कहता है? इस सेक्शन में भी जो पावर है पेनल्टी लगाने की जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ही है। बट सज़ा कितनी हो सकती है? 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा, इंक्लूडिंग विद फाइन। साथ में फ़ाइन भी लग सकता है अगर किसी को, एंटिटी को, पर्सन को, कंपनी को, इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, किसी को भी टैक्स डिडक्ट करना था टीडीएस और उसने वो डिडक्ट नहीं किया या उसको प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया चैप्टर 17 की बी की, सो उस केस में रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी 3 महीने से लेकर 7 साल तक की, और साथ में सज़ा भी हो सकती है। देन टीडीएस जब हमने फाइल करनी है तो उस केस में अब हमने बात की क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है टीडीएस की भी, जो भी डिडक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक इंटरेस्ट लेते हो एंड सो ऑन। सो उसके लिए अलग अलग चलान हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉर्म नंबर 24Q है इन केस ऑफ सैलरी, अगर सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है। फॉर्म नंबर 27Q है अगर नॉन रेजिडेंट नहीं है उनके कॉन्टेक्स्ट में, या फॉरेन कंपनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है। देन 26Q है फॉर ऑल अदर रिमेनिंग केसेस, एज वेल एज 27EQ है जो है टीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में, जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म सब। सो बेसिकली अगर हम बात करें क्वार्टरली रिटर्न आप तब तक सबमिट नहीं कर सकते जब अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं करवाया। सो अगर टीडीएस डिपॉजिट नहीं करवाया, सिर्फ अकेली क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। रिटर्न तभी फाइल करोगे जब आपने टीडीएस भी डिपॉजिट करवा दिया। और अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है 201 सेक्शन के अंदर, तो वो भी साथ में लगेगा। देन बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो अल्टरनेट मैकेनिज़म्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम टीडीएस डिडक्शन करेंगे और समझेंगे। इट इज़ बेसिकली टीडीएस ऑन सैलरीज कवर्ड अंडर सेक्शन 192, देन ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ अनरिकॉग्नाइज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ जो हमने बात करते थे सेक्शन 192A के अंदर। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193, देन डिविडेंड 194, then in any interest income other than interest on security 194A, then basically 194B winning from lotteries, casual incomes, crossword puzzles,
देन हॉर्स रेसेस की बात करें तो 194 BB, देन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए C शॉर्ट फॉर्म, देन इंश्योरेंस कमीशन के लिए D है, देन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई पेमेंट मिल रही है 194 DA, देन कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, फॉर एग्जांपल IPL में प्लेयर्स खेलते हैं फॉरेन वाले आके, या कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसकी पेमेंट अगर उसको हो रही है तो उस पर TDS डिडक्ट करने के लिए 194E, देन NSS नेशनल सेविंग स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस एंड सो ऑन गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है, उसके केस में अगर डिपॉजिट हुआ है तो उसके केस में 194EE, देन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है उसकी रीपेमेंट हो रही है, दोज यूनिट्स विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCB, उसके केस में 194F, देन अगर हम बात करें लॉटरी टिकट्स बेचने पे जो कमीशन मिलता है एजेंट्स को वो होता है 194G। इन सब केसेस में एक बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट हमें बताई जाएगी, अगर उससे ज़्यादा की पेमेंट हो रही है, अमाउंट मिल रहा है तो TDS डिडक्ट होगा इन सेक्शंस के अंदर। देन अगर हम बात करें कमीशन इनकम पे 194H, then it includes different commission from one that has been talked before, that is of insurance commission or commission on sale of lotteries. देन इनकम फ्रॉम रेंट 194I, जैसे हमने बात की थी कि अगर रेंट से कोई इनकम है तो उसके केस में भी है, अगर कोई रेंट पे कर रहा है उसके लिए भी TDS डिडक्ट होगा। कोई परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है अंडर सेक्शन 194IA, अगर एक 50 लाख से ज़्यादा की फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सो उस केस में भी TDS लगेगा 1% के हिसाब से। देन इंडिविजुअल जो रेंट पे कर रहा है, जैसे सैलरी चैप्टर में हमने HRA पढ़ते हैं, सो उसके केस में क्या होता है HRA मिल रहा है, सो जिसको वो रेंट पे कर रहा है, अगर कोई रेंट पे रह रहा है एम्प्लॉय, सो इंडिविजुअल जो रेंट पे कर रहा है अगर वो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा का रेंट पे कर रहा है, 1,80,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहा है एक साल में, जो अब 2,40,000 हो चुका है, सो उस केस में उसको भी TDS डिडक्ट करना पड़ेगा पेमेंट से पहले अपने लैंडलॉर्ड को। देन कोई स्पेसिफाइड एग्रीमेंट था जॉइंट डेवलपमेंट का, उसके अंदर TDS पेमेंट हुई तो उस पर TDS एप्लीकेबल होगा अंडर 194IC। देन बेसिकली प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो उन पे लिए TDS लगेगा 194J। कोई कंपनसेशन है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर कर ली, जैसे कंपलसरी हाईवे बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, स्टेट गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने, कोई भी, सो उस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक्वायर कर ली गई आपकी तो 194LA के अंदर अगर उसकी पेमेंट हो रही है एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो वो, तो उस केस में उस पर TDS डिडक्ट करना है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से कोई इनकम हो रही है उस पर TDS डिडक्ट करना है। कोई बिजनेस ट्रस्ट से इनकम है तो उस पर TDS डिडक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट फंड से यूनिट से इनकम हो रही है तो उस पर TDS डिडक्ट करना है। इंडियन स्पेसिफाइड कंपनी है उसके इंटरेस्ट पे कर रही है तो उसके TDS डिडक्ट करना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स हो गए उन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर TDS डिडक्ट करना है। कोई भी अमाउंट जो पे किया जा रहा हो नॉन रेजिडेंट को उस पर TDS डिडक्ट करना है। देन कोई इंटरेस्ट इन डिविडेंड विच इज़ पेबल टू गवर्नमेंट और RBI और सर्टन स्पेसिफाइड कॉरपोरेशंस लाइक LIC, उस पर TDS की प्रोविजंस क्या है अंडर सेक्शन 196। देन ऑफशोर फंड्स हैं उसकी यूनिट से इनकम हो रही है 196B। देन GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं इंडियन कंपनीज़ के, वो वहाँ से इनकम है तो उसके अंदर 196C। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जो इनकम है सिक्योरिटीज़ से ट्रांजैक्शन से इंडिया में 196D। सो इन सारे केसेस में हम जो है वो TDS डिडक्शन करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें TDS ऑन सैलरी इनकम, सेक्शन 192 कवर करता है बेसिकली इसको। सो कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है जो सैलरी पे कर रहा है किसी को, उसको इनकम टैक्स डिडक्ट करना है ऑन अमाउंट पेएबल अंडर दिस हेड at what? At an average rate of tax which is computed on estimated income of the assessee for the financial year, कि ओवरऑल उस साल की उसकी कितनी इनकम बन रही है। फॉर एग्जांपल किसी की साल मंथली इनकम 30,000 है तो साल की इनकम 3,60,000 हो गई। सो सिंस दिस इनकम इज वेल अबव द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सो TDS shall be deducted well in advance। सो देन अगर हम बात करें इस केस में सेक्शन के अंदर TDS डिडक्ट उस केस में नहीं होगा अगर उसकी इनकम टोटल जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे होगी, जैसे अभी हमने बात की। अगर उसकी मंथली इनकम हो 20,000 तो उसकी सालाना इनकम बन गई 2,40,000, 2.5 लाख से नीचे है तो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं करने की ज़रूरत। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉयर से एक साल में स्विच कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नए एम्प्लॉयर को भी प्रीवियस एम्प्लॉयर की जानकारी दे या उससे मिली हुई सैलरी की जानकारी दे। और assessee must also furnish details of previous employer as we talked।
देन कोई अरियर्स पे आउट किए जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या होता है पिछली डेट से अरियर्स मिल जाते हैं, बढ़ी हुई सैलरी मिलती है। सो उस केस में अगर एम्प्लॉयर जो है वो सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के अंदर रिलीफ अलाउ कर सकता है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय उसको क्लेम कर रहा है। सो देन एम्प्लॉय को अपनी और कोई इनकम है, कोई लॉटरी जीत लिया है, कोई कैपिटल गेन्स है, वो भी डिस्क्लोज करने चाहिए एम्प्लॉयर को, ताकि एक ट्रू रेट पे टीडीएस डिडक्ट किया जा सके, जो कि एक्चुअल में कोई भी नहीं करता यूजुअली। देन एक स्टेटमेंट एम्प्लॉई अगर मांगे तो एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है एम्प्लॉय को, कि स्टेटमेंट बताएगी उसको क्या क्या परक्विजिट्स उसको अलाउ किए गए हैं, क्या क्या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी उसको अलाउ की गई है और उनकी वैल्यूज़ कितनी थी। सो वो भी स्टेटमेंट अगर एम्प्लॉयज़ मांगे, क्योंकि वो चीज़ें उसकी सैलरी में ऐड हो रही हैं परक्विजिट, सो उसकी भी स्टेटमेंट एम्प्लॉय को देनी ज़रूरी है। Then deductions under section 80 shall also be allowed while arriving at total income and the TDS threshold limit। और एम्प्लॉयर जो है वो इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एम्प्लॉय से एविडेंस ज़रूर मांगे, कि अगर एम्प्लॉय कह रहा है कि मैंने जी लाइफ इंश्योरेंस ले ली 50,000 की, और सो मेरी इनकम में से टोटल सैलरी में से 50,000 कम कर दीजिए। सो एम्प्लॉयर शुड इंसिस्ट ऑन ऑब्टेनिंग एविडेंस फ्रॉम द सेम, कि ठीक है उसकी रिसिप्ट दिखा दीजिए ये जो प्रीमियम पेमेंट की एंड सो ऑन, फॉर वैलिडेटिंग ऑल सच क्लेम्स विच आर बीइंग मेड फॉर डिडक्शंस। Then employer also needs to deduct TDS while making payment of a superannuation or a retirement fund. Then TDS on payment of accumulated balance of RPF, that is recognized provident fund, to employees under section 192A। उसके केस में अगर हम बात करें तो कौन लाइबल है, जो उसके ट्रस्टीज़ हैं, स्कीम जो चला रहे हैं पीएफ स्कीम, या और कोई पर्सन अगर उन्होंने नॉमिनेट किया है उनके बिहाफ पे, और अगर उस एग्रीगेट अमाउंट जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिल रहा है अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, तभी इस सेक्शन के अंदर टीडीएस प्रोविजन उस पर लागू होंगी। देन अगर हम बात करें टीडीएस कब डिडक्ट करना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और कितने टीडीएस डिडक्ट करना है 10% के हिसाब से। अगर एम्प्लॉय पैन फर्निश नहीं करता, सो उसके केस में जो उसका मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट एम्प्लॉय का बनता है उस पर उसको ये जो है वो डिडक्शन की जाएगी। देन अगर हम बात करें डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज़, सेक्शन 193 उससे डील करता है। बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी को इनकम पे कर रहा है जो कि इंटरेस्ट इनकम है, फॉर एग्जांपल कोई आपने सिक्योरिटी सब्सक्राइब की, शेयर्स खरीदे, उस पर इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, सो उस केस में अगर वो थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा पे आपको हो रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट वो जो पे कर रहा है उसको करना पड़ेगा। और अगर नॉन रेजिडेंट है जिसको पे आउट किया जा रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम ही लागू होती है, बट वो टीडीएस प्रोविजन चली जाती हैं सेक्शन 195 के अंदर, और जो रेजिडेंट है उनके केस में सेक्शन 193। सो इस सेक्शन के अंदर अगर टीडीएस डिडक्ट लागू करना है इंटरेस्ट इनकम पे सिक्योरिटीज से, तो कुछ एसेंशियल कंडीशन या रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी ज़रूरी है। सबसे पहले जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ऑन सिक्योरिटीज़ ही होनी चाहिए, कोई और इंटरेस्ट इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई और टाइप की सिक्योरिटीज़ पे इनकम नहीं होनी चाहिए। देन जो सच सिक्योरिटीज़ जो है वो और जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होनी चाहिए। जो एक्सप्लिसिटली कोई एग्जाम्प्ट हैं, नो टैक्स सिक्योरिटीज़ हैं, उन पे ये टीडीएस की प्रोविजन लागू नहीं होगी। देन अगर हम बात करें रेट ऑफ टीडीएस, अगेन 10% चार्ज होगा इस केस में भी, सेक्शन 193 के अंदर भी। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम, अगर हम बात करें सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर, जिसके बारे में हमने सेक्शन 194C की बात की थी, सो इसके केस में अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रेजिडेंट को, द टर्म इज़ रेजिडेंट, सो नॉट नॉन रेजिडेंट, ओनली रेजिडेंट। सो कोई भी पर्सन, वो पर्सन कंपनी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकती है, एजेपी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, जो कि किसी को रेजिडेंट को जिसको पेमेंट करनी है किस काम से, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सो जिसने वो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको हायर कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है और उस पर वो काम करवा रहे हैं उससे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, कोई भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी चीज़ का, सो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट पे उसके रिगार्ड में उसको पेमेंट कर रही हैं कॉन्ट्रैक्टर को, सो उस केस में जो पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना है उस पेमेंट पे, और स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है बेसिकली, इसकी हम टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है। ये स्पेसिफाइड पर्सन ये पर्सन होगा जिसने पेमेंट करनी है, जो पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और किस रेट पे होगा? प्रिस्क्राइब रेट टैक्स टीडीएस रेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्टिंग एज वेल। सो सेक्शन 194C बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी सप्लाई ऑफ लेबर हो गया, कोई वर्क हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट का वर्क है, उसके केस में जब
पेमेंट हो रही हो अबव अ प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड तो TDS डिडक्ट करना है, चाहे वो वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट हो या सप्लाई ऑफ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट हो, काम का कॉन्ट्रैक्ट हो या लेबर सप्लाई का हो। और किस रेट पे डिडक्ट करना है, 1% अगर इंडिविजुअल्स के केस में और 2% अदर केस में जो पेयर है। अगर वो पेयर इंडिविजुअल है, HUF है तो 1%, अगर वो कंपनी है कोई और AJP है तो उस केस में 2%। देन टैक्स इज ऑल्सो सपोज टू बी डिडक्टेड। बेसिकली ये टैक्स TDS डिडक्ट कब करना है, जब वो उसको अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट में या जब उसको कैश पेमेंट दी जा रही है तब। सो पेमेंट या क्रेडिट उन केसेस में TDS डिडक्ट करना है। और स्पेसिफाइड पर्सन अभी हमने बात की, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा। बेसिकली स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन दे रहा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा दिया जिस कॉन्ट्रैक्टर को। वो स्पेसिफाइड पर्सन गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी अथॉरिटी, हाउसिंग अकोमोडेशन एंड सो ऑन, कोई भी कॉरपोरेशन, कुछ भी हो सकता है इंडिविजुअल। और रेट ऑफ TDS, अगर हम इंटरेस्ट ऑन टैक्स ऑन डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उस केस में TDS जो लागू होता है वो होता है 10% के हिसाब।